सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं हर्ष और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 एसएसटी जो कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि नेशनलिज्म इन यूरोप है। तो ये बहुत डिमांड थी स्टूडेंट्स में इस वीडियो की, इसलिए मैं इस वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ, जिसका हम फुल क्रैश कोर्स करेंगे गाइस अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड नोट्स। तो आइए बिना कोई समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम नोट्स, जो कि मैंने हाउ टू गेट 95% मार्क्स वीडियो में भी बताया था कि नोट्स मैं आपको वीडियो लेक्चर्स के द्वारा ही दे दूंगा, जिससे आपको एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो वीडियो को आप पॉज करके उसे लिख भी सकते हैं। तो नोट्स में बनाऊंगा एक टिपिकल स्टाइल में, जो कि होगा क्वेश्चन वाइज। एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं गाइज, मैं उस हिसाब से आपको समझाऊंगा, जिससे आपके पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे। और सेकंड हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे और टाइमलाइन देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक आ रहा है गाइज वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी के पहले पेज में एक फिगर दिया हुआ होगा गाइज, एक पेंटिंग दी गई होगी, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं गाइज। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, हु वाज फ्रेडरिक सोरी एंड व्हाट डिड ही डू एंड व्हेन। फ्रेडरिक सोरी कौन था, उसने क्या किया था और कब किया था। तो फ्रेडरिक सोरी एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। 1848 में उसने एक सीरीज़ बनाई थी 4 प्रिंट्स की, अपना विजुअलाइजेशन करके कि आगे की वर्ल्ड कैसी होगी। उस समय वर्ल्ड वैसी नहीं थी गाइज, आगे की वर्ल्ड कैसी होगी वो विजुअलाइज करके उसने एक 4 प्रिंट बनाई थी। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि पहले प्रिंट में क्या लिखा था। तो पहले प्रिंट में जितने भी मैन और वुमेन हैं, कोई भी एज के हो, कोई भी सोशल ग्रुप के हो, यूरोप और अमेरिका के, वो मार्च होकर लाइन में एक लॉन्ग ट्रेन, मतलब एक लॉन्ग लाइन में अपना आदर दे रहे थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जो कि वो उससे जब पास हो रहे थे तो उन्हें अपना आदर दे रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है गाइस कि डिस्क्राइब द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो उस पिक्चर में दी हुई है उसको डिस्क्राइब करना है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में तो गाइस टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और अलग हाथ में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की बुक है गाइस। तो अब सेकंड बात आती है कि वो जो पेंटिंग है उसका नाम क्या है। फ्रेडरिक सोरी ने जो ड्रॉ किया है गाइस उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। ये थ्योरी पार्ट है, आपको थोड़ा याद रखना होगा गाइस। क्वेश्चन जो आ रहा है गाइस वो है व्हाट डज एब्सोल्यूटिस्ट मीन। एब्सोल्यूटिस्ट का मीनिंग होता है गाइस, ये उस तरह का एक गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल होता है जिसे कोई पाबंदी नहीं होती है, जो पावर एक्सरसाइज होता है, मतलब जो पावर लागू हो चुका होता है उस पर इसे कोई पाबंदी नहीं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो है कि यूटोपियन का मतलब क्या होता है गाइस। तो यूटोपियन का मतलब एक विजन है सोसाइटी का जो इतना अच्छा है गाइस कि वो एक्चुअली में हो ही नहीं सकता, इतना आइडियल है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वो जो फोटो बना हुआ था गाइस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था फ्रेडरिक सोरी का, तो उसके ऊपर पार्ट में क्या बने हुए थे गाइस और क्यों बने हुए थे। तो उसके ऊपर पार्ट में बने हुए थे गाइस क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स बने हुए थे गाइस। वो इसलिए बने हुए थे क्योंकि फ्रेटर्निटी अमॉन्ग नेशंस दिखाना था, भाईचारा दिखाना था नेशंस के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि नेशन स्टेट को डिफाइन करना है। तो नेशन स्टेट वो होता है गाइस जिसमें सारे सिटीजन्स एक साथ आके एक आइडेंटिटी, अपने कॉमन आइडेंटिटी लाते। जैसे हमारा कॉमन आइडेंटिटी है कि हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं, वैसे एक कॉमन आइडेंटिटी लाते हैं, कॉमन लैंग्वेज लाते हैं और हिस्ट्री और डिसेंट को शेयर करते हैं गाइस, तो उसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि प्लेबिसाइड का क्या मतलब है। तो प्लेबिसाइड एक वोट है जिसके द्वारा एक रीजन में जितने पीपल हैं उनसे सेलेक्ट या रिजेक्ट करने को कहा जाता है कोई भी एक प्रस्ताव को, प्रपोजल को। तो अगर अब आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो इसे स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं गाइस कि यहाँ जो मैंने लिख भी रखा है कि ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको गाइस, ये आपका सारा चैप्टर तो कवर कर लेंगी गाइस। अगर एक दो क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो मैं उसे एमसीक्यू क्वेश्चंस बना के कवर कर लूँगा, या आप अगर अभी उसे जल्द ही कवर करना चाहते हैं तो आप उसे कवर कर सकते हैं गाइस एनसीईआरटी बुक को थॉरोली पढ़कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड में कि ऐसे कौन कौन से स्टेप लिए गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज़ के द्वारा जिससे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, जो कि नेशन स्टेट का होता है, कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म हो, सेम आइडेंटिटी फॉर्म हो।
तो पहला पॉइंट है कि आइडियाज़ ऑफ ला पार्टी द फादरलैंड एंड ली सितोइन वे आर इंट्रोड्यूस्ड। सेकेंड, उन्होंने एक न्यू ट्राइकलर फ्लैग लाया था, जो कि पहले रॉयल स्टैंडर्ड जो मोनार्क था उसका फ्लैग था, उसे हटा के एक नया ट्राइकलर फ्लैग लाया। हाइम्स बने, जिसे हिंदी में भजन कहते हैं गाइस, वैसे सॉन्ग्स बने, देशभक्ति के सॉन्ग्स बने, ओथ्स लिए गए, शपथ लिए गए जिसे कहते हैं, और मार्टिर्स मतलब शहीदों को याद किया गया गाइस, सब नेशन के नाम पे, नेशन को याद करते हुए, नेशन के लिए। तो जितने भी कस्टम ड्यूटीज़ थे गाइस, टैक्स टाइप के जो भी थे, उसे हटा दिया गया। नया स्टेट जनरल, जो कि वहाँ की इलेक्टिव बॉडी थी, लेजिस्लेटिव बॉडी थी, उसे सेलेक्ट किया गया एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। एक्टिव सिटीजन आपको पता हो, जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है गाइस, और उसे नेशनल असेंबली का नाम दिया गया गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है गाइस वो है कि इम्पैक्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या क्या इम्पैक्ट था गाइस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या क्या थे गाइस। तो पहला तो इम्पैक्ट था कि जैकोबिन क्लब सेटअप हो गए थे गाइस। जैकोबिन क्लब्स हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल पॉलिसी को जो डिस्कस करने के लिए जो क्लब बनाया गया था वो जैकोबिन क्लब्स था गाइस। तो जैकोबिन क्लब सेटअप हुए। राइज ऑफ नेपोलियन हुआ गाइस, नेपोलियन का राइज हुआ, और उनका मेन एम था गाइस कि जो यूरोपियन पीपल है उन्हें डेस्पोटिज्म, जो लाचारी थी, उन्हें उनसे हटाना था। और एक पॉइंट है कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फ्रेंच आर्मीज़ के द्वारा स्प्रेड किया गया। तो अब अगला क्वेश्चन आता है जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइस। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग साथ में ही कर रहे हैं, अगर कुछ बच जाएंगे तो हम लोग लास्ट में उसे कर लेंगे गाइस। कि पहला जो है वो जो सिविल कोड आया था, जो कि 1804 में आया था, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो उसमें क्या क्या, उसके क्या क्या फीचर्स थे, मेनली उसमें क्या क्या हुए थे वो हमें बताना है। तो पहले तो पहला पॉइंट है कि पहला पॉइंट आता है गाइस इसमें कि हमारा जो है इसमें स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया था गाइस। राइट टू प्रॉपर्टी आ गई थी गाइस, राइट टू प्रॉपर्टी मिल गई थी। फ्यूडल सिस्टम हटा दिया गया था गाइस। तो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जो स्लेव्स को काम करना पड़ता है गाइस लैंडलॉर्ड के अंदर, वो फ्यूडल सिस्टम है। जिन्हें बहुत सारा काम करने के बाद उन्हें छोटा सा लैंड प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो फ्यूडल सिस्टम है गाइस। और फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडोम, सर्वडोम मतलब बिना पैसे का ही काम कराना, और जो उनके ड्यूज था उनसे उन्हें क्लियर कर दिया गया, हटा दिया गया। और जो बर्थ से पैदा होते ही जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे क्लर्जी को मिलता था गाइस, वो सब हटा दिया गया नेपोलियन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेपोलियनिक कोड के इतने तो हमने फ़ायदे देखे गाइस, तो अब उसके डिमेरिट्स क्या क्या है। कोई चीज़ का मेरिट होता है तो डिमेरिट भी होता है गाइस, तो उसके डिमेरिट्स क्या क्या है। तो पहले इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स जो है वो बहुत बढ़ गया गाइस, टैक्स लोगों पे बहुत बढ़ गया। इंक्रीज टैक्सेशन था। सेंसरशिप, सेंसरशिप मतलब सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता गाइस, जो सरकार कहेगी वो आपको करना पड़ेगा, तो सेंसरशिप इम्पोज हो गया। और फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन होने ज़बरदस्ती लोगों को कहा जा रहा था। तो अब सबडोम, जो कि मैंने बताया, सबडोम का मतलब है कि पीजेंट्स को फोर्सफुली काम करना पड़ता है विदाउट पेमेंट लैंडलॉर्ड्स के अंदर। तो हमारा जो अब थर्ड टॉपिक आ रहा है वो है गाइस कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसका पहला क्वेश्चन होगा कि हैब्सबर्ग एम्पायर क्या है गाइस। तो हैब्सबर्ग एम्पायर है गाइस, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी इंक्लूडिंग द एल्पाइन रीजन, उस जगह का जो एम्पायर था, ऑस्ट्रिया, सुडेंटनलैंड, बोहेमिया, इस सब को जो रूल करता था गाइस, ये सब रीजन को, उसे हम हैब्सबर्ग एम्पायर कहते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है गाइस कि और एरिस्टोक्रेसी क्लास को डिस्क्राइब करना है, जो कि वहाँ के सबसे अमीर क्लास थे गाइस यूरोप के, उसे हमें डिस्क्राइब करना है। तो पहला तो वो लैंड ओइंग क्लास थे गाइस, लैंड ओइंग क्लास थे, उनके पास लैंड बहुत सारा था। फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, स्मॉल ग्रुप्स में थे, कम थे, अमीर वैसे भी कम होते गाइस, गरीब ज़्यादा होते हैं। फैमिलीज़ कनेक्टेड थे मैरिज से बॉन्डेड थे उनके फैमिलीज़, और यूनाइटेड थे अपने वे ऑफ लाइफ में, एकाग्र थे, एक साथ एक तरह का चीज़ें ही करते थे सारे एरिस्टोक्रेसी क्लास वाले, तो यूनाइटेड थे अपने वे ऑफ लाइफ में। तो अब पेजेंट्री क्लास की अगर हम बात करें तो वो मेजोरिटी में था, जैसे मैं बताया वो गरीब थे इसलिए वो मेजोरिटी में थे, और एरिस्टोक्रेसी के पास जितने लैंड था उनके वो देखभाल करते थे। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो गाइस IMP में लिख देता हूँ, ये बहुत बार आता भी है कि लिबरल नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं। तो मैंने इसे पॉइंट वाइज लिख रखा है। इसमें फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल होना ही चाहिए गाइस, सबकी, एक एक इंडिविजुअल की फ्रीडम होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, लॉ के पहले इक्वल सबको माना जाए। और गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट, गवर्नमेंट जो बने वो पीपल के एग्रीमेंट से बने, पीपल के चॉइस से बने, जिसे हम डेमोक्रेसी भी कहते हैं। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, चर्च को, जो कि क्लर्जी लोग को जो प्रिविलेजेस मिलता था वो हटा देना चाहिए।
और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए गाइस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है गाइस कि दो प्रॉब्लम क्या क्या थे आफ्टर द आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी एंड लिबरलिज्म। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी और लिबरलिज्म का आइडिया आने के बाद दो प्रॉब्लम क्या क्या थे। तो प्रॉब्लम था गाइस कि सिर्फ मैन ऑफ 21 से जो ज़्यादा मैन एवब एज के मैन थे सिर्फ उन्हें ही वोट देने का अधिकार था, वुमेन तो छोड़ ही दीजिए। और स्टेट टू स्टेट रेस्ट्रिक्शन थे गाइस, ट्रेड बैरियर्स लगते थे। अगर आपको कोई सामान बेचने दूसरे स्टेट में जाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। तो उसे सोचते हुए एक चीज़ बनाई गई जिसे हम कस्टम यूनियन ज़ोल्वरिन भी कहते हैं गाइस। तो उसी के हम फीचर्स देखेंगे। तो ज़ोल्वरिन एक कस्टम यूनियन है जो इनिशिएटिव बना था, प्रशिया में बना था 1834 में, और बाद में ज्वाइन हुआ था अदर जर्मन स्टेट्स के द्वारा। तो इसके फीचर्स क्या क्या है गाइस, चलिए देख लेते हैं। तो इसके फीचर्स है गाइस कि ट्रेड बैरियर्स जितने भी थे उन्हें हटा दिया गया गाइस, ट्रेड बैरियर्स जितने भी थे उन्हें हटा दिया गया गाइस। और जितने करेंसीज थे गाइस, करेंसीज जितने बहुत सारे करेंसीज थे उन्हें 30 करेंसीज थे उन्हें घटाकर 2 कर दिया गया गाइस। तो करेंसी जितने कम होगा उतने आसानी होगा लोगों को एक्सचेंज करने में, सामान इंटरमीडिएट बनेगा तभी मनी, तो इसलिए वो आसानी हो गई गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है गाइस कि कंजर्वेटिज्म किसे कहते हैं, कंजर्वेटिज्म क्या है। तो कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी है गाइस जो कि चाहता है क्विक चेंज चाहता है, और वो सपोर्ट भी करता है क्लर्जी मोनार्क लोगों को, जो कि हम उसका फीचर्स भी देखेंगे। कंजर्वेटिज्म जो कि आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख भी सकते हो गाइस, जो कि मैंने आपको कहा है, ये नोट्स का भी आपका हेल्प करेगा। तो अब कंजर्वेटिव जो कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं तो उनके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो वो तो प्रिवेंशन ऑफ चर्च, क्लर्जी लोगों को मानते हैं गाइस, सोशल हायरकीज़ को मानते हैं जो कि उन्हें बर्थ से फ़ायदा मिलता है उसे मानते हैं, सेंसरशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ ना कहे, जो वो कहे वही होना चाहिए। और नो क्रिटिसिज्म, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ने कह दिया वो लास्ट है। और अब आते हैं नेपोलियन जो हारा था गाइस, नेपोलियन वेयर व्हेन एंड बाय हुम, कब हारा था नेपोलियन, किसके द्वारा हारा था और कहाँ पे हारा था। तो नेपोलियन हारा था 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में, और प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के द्वारा हारा था। तो अब हम बात करेंगे ये लोग जो हारे, तो जो नेपोलियन के पास जो पावर थे उनका तो डिवाइड हुआ होगा गाइस। तो उनका जो डिवाइड हुआ तो उसके बाद क्या बना, जो कि एक बना ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में, जब उनका मौत हुआ तभी बनेगा गाइस। तो ट्रीटी ऑफ वियना एक बना जो कि साइन हुआ ऑस्ट्रिया प्रशिया, जिन्होंने उन्हें हराया था, ऑस्ट्रिया प्रशिया ब्रिटेन एंड रशिया के बीच ये साइन हुआ। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए, इसके क्या क्या फीचर्स आप कह सकते हैं कि बॉर्बन डायनेस्टी जो कि मोनार्की वापस आ गया, स्टेट्स बने फ्रेंच बाउंड्रीज में क्योंकि बाद में एक्सपेंशन ना हो सके, प्रशिया को क्या बोलते हैं अपने टेरिटरीज़ मिले बहुत सारे वेस्टर्न फ्रंटायर्स में, ऑस्ट्रिया को नॉर्थन इटली के ऊपर इन्फ्लुएंस मिल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गाइस कि ये जो ट्रीटी ऑफ वियना आया तो इसका मेन इंटेंशन क्या था। तो इसका मेन इंटेंशन था गाइस कि नेपोलियन के द्वारा जो मोनार्की को हटा दिया गया था उसे वापस लाना, इसका मेन इंटेंशन था, और जितने भी चेंजेस उसके द्वारा हुए थे वो हटाना इसका मेन इंटेंशन था। तो अगला बात आते हैं गाइस की जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि गुसिपी माजिनी जो कि एक रिवोल्यूशनरी थे उसके ऊपर एक नोट लिखना है। तो वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे गाइस, एक उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी पहले ज्वाइन की थी जो कि सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी थी, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी की सीक्रेट सोसाइटी थी। फिर उन्होंने अपने 2 सीक्रेट सोसाइटी भी बनाए जिनका नाम था यंग इटली एंड मर्सलीज में बनाया था और यंग यूरोप बर्न में बनाया था, और वो इटालियन यूनिफिकेशन में बहुत विश्वास रखते थे। तो अब जो चौथा टॉपिक आ रहा है गाइज वो है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस। तो रिवोल्यूशन बहुत सारे हुए इस टाइम पीरियड में जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1830 से 1848 के बीच में बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए। तो पहला रिवोल्यूशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जुलाई रिवोल्यूशन। तो जुलाई रिवोल्यूशन को डिस्क्राइब आपको कहा गया गाइस, तो आप 2-3 पॉइंट उसमें लिख सकते हो कि बॉर्बन डायनेस्टी वेयर ओवरथ्रोन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वेयर सेटअप। बॉर्बन डायनेस्टी जो हट चुका था और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर मोनार्की सेटअप हो चुका था गाइस। और रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रुसेल्स में रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। और ब्रुसेल्स गेट इंडिपेंडेंस, यहाँ पे ब्रुसेल्स होगा गाइस आप ठीक कर लेना, ब्रुसेल्स गेट इंडिपेंडेंस अगेंस्ट यूके ऑफ नेदरलैंड्स। अंत में उन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है गाइस वो है कि ग्रीक रेवोल्यूशन जो कि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइस, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी लिख दिया है,
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ग्रीक रेवोल्यूशन को डिस्क्राइब करना है। तो पहला तो वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर थे। रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1821 में गाइस। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उनका बहुत हेल्प किया, जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर थे जो लोग, उनके बहुत हेल्प किया। पोएट्स और आर्टिस्ट ने उनका हेल्प किया और अंत में 1832 में 11 साल के रिवॉल्यूशन के बाद 1832 में उन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई गाइस, और एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो उन्हें इंडिपेंडेंट नेशन बताती है। तो अब बात करते हैं लॉर्ड बायरन, जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, उनके बारे में डिस्क्राइब एक शॉर्ट नोट लिखने के बारे में। तो वो एक इंग्लिश पोएट थे गाइस। उन्होंने फंड भी ऑर्गेनाइज किए थे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, और वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे लड़े भी थे आखिर में। बट 1824 में उनका देहांत हो गया था गाइस, फीवर के कारण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको आ रहा है गाइस कि रोमांटिसिज्म क्या है। रोमांटिसिज्म एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है गाइस, एक कल्चरल मूवमेंट है, जो कि एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जो कि अपने देश के प्रति एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जो कि देशवाद होता है गाइस, देश के प्रति एक प्यार जिससे उमड़े, वो एक नेशनल कल्चरल मूवमेंट होता है, जिसके अंदर फोक टेल्स होते हैं, राष्ट्रीय गान होते हैं, जिसके प्रति हमारे देश के प्रति प्यार और बढ़े गाइस। तो इस पर अगला क्वेश्चन आ रहा है गाइस कि जोहान गॉटफ्राइड कौन थे। तो जोहान गॉटफ्राइड एक जर्मन फिलोसोफर थे गाइस, जिन्होंने कहा था कि जर्मन कल्चर आना ही चाहिए कॉमन पीपल में, जिन्हें वो अपने भाषा में दास वोल्क कहते थे। तो अब बात आती है कि पोलिश जो थे गाइस, जो कि पोलैंड के होते हैं पोलिश, उन्होंने रशिया के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट किया। तो पहला तो पॉइंट आता है, उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया था, वहाँ से रशियन लैंग्वेज इम्प्लीमेंट कर दिया था इसीलिए। तो जब ये रिवॉल्यूशन उन्होंने स्टार्ट किया तो रशिया ने उनके साथ क्या किया। तो पहले तो उन्हें बहुत लोगों को जेल में भेजा गाइस, पहले तो बहुत जेल में भेजा और उन्हें साइबेरिया में भेज दिया। सोचिए वहाँ पे -71 डिग्री सेल्सियस होता था गाइस उस समय, वहाँ भेज दिया ताकि वो जिंदा ना रह सके। तो अब अगला क्वेश्चन आता है गाइस कि 1830 को बहुत ख़राब ईयर क्यों कहा जाता है यूरोप के लिए। 1830 को बहुत ख़राब ईयर क्यों कहा जाता है यूरोप के लिए, कि वो बहुत ख़राब ईयर रहा यूरोप के लिए। तो उसमें पहला तो है कि उसमें वहाँ पे बहुत जॉब सीकर्स हो गए थे, जितना जॉब नहीं था उतने जॉब सीकर्स हो गए थे, बहुत पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गया था गाइस, जो कि गांव से भी लोग माइग्रेट होके अर्बन एरियाज़ में आ गए थे, जो कि बहुत ओवर क्राउड हो गया था, जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी गाइस। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन झेलना पड़ रहा था, जिसके कारण वो ज़्यादा इंपोर्ट नहीं दे पा रहे थे, कंपटीशन उनकी ज़्यादा बिक नहीं रही थी, क्योंकि इंग्लैंड से जो चीप मशीन मेड गुड्स, जिसके बारे में हम नेशनलिज्म इन इंडिया में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, मैनचेस्टर गुड्स, जिसके कारण जो कि बहुत सस्ते होते थे पहले, उनके कारण बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तो अब क्वेश्चन आता है गाइस कि व्हाट वे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या क्या थे जिसके कारण गाइस फ्रांस में अपराइजिंग हुई, विद्रोह हुआ। तो पहला तो राइट टू वर्क मिल गया गाइस सबको, तो सब वर्क के लिए बोलने लगे कि हमारे पास राइट टू वर्क है, हमारे पास राइट टू वर्क है। और राइट टू वोट मिला सिर्फ मैन ओवर 21 को, सबको वोट नहीं मिला, जिसके कारण अपराइजिंग हुई। लुइस फिलिप्पी को फोर्स किया गया भागने के लिए गाइस, तो उसे भगा दिया गया। नेशनल असेंबली अपने आप को रिपब्लिक कह दिया। और आखिरी पॉइंट, नेशनल वर्कशॉप सेटअप हुए ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल सके लोगों को। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है गाइस वो है कि जो रिवॉल्यूशन हुआ था वीवर्स का कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ सिलेशिया में, उसका क्या रिज़ल्ट आया। तो 4 जून को 1845 में बहुत सारे वीवर्स गए कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में, वहाँ पे क्योंकि उन्हें ज़्यादा वेज चाहिए थे, बहुत कम वेज मिलते थे उन्हें गाइस। फिर जब उनका प्रेयर नहीं सुना गया तो उन्होंने उनके घर, स्टोर हाउस सब तोड़ने लगे। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो छुप गए। अगले दिन वो आर्मी के साथ आए गाइस और उन्होंने ओपन फायरिंग कर दी, जिसके कारण 11 वीवर्स की डेथ हो गई। तो अब बात करते हैं कि जो रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स था, उसमें उनके क्या, मिडिल क्लास के क्या डिमांड्स थे। तो पहला तो नेशन स्टेट बनना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए। तो अब हमें क्वेश्चन आ रहा है कि उन पॉइंट्स को बताइए जिनके ध्यान देके जर्मनी यूनाइट हुआ। तो पहला तो करेंसी, दूसरा बैंकिंग, तीसरा लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। पैसे की समस्या, बैंकिंग की समस्या और लीगल जो कि कानूनी समस्या को ध्यान में रखकर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक जो आ रहा है वो है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली।
जो कैसे यूनिफाई हुआ और भी सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि गरीबल्दी कौन थे। तो वो एक लीडर थे वॉलंटियर्स लोग के जिन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन में अपना बहुत सहयोग दिया गाइस। और अब बात आती है आइडियोलॉजी क्या है। तो आइडियोलॉजी एक सिस्टम ऑफ आइडियाज़ है जो कि कोई एक सामाजिक या राजनैतिक कोई चीज़ को बताए, एक सिस्टम ऑफ आइडियाज़ जो राजनीतिक और या सामाजिक चीज़ को बताए। तो अब जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो कि 1688 में हुआ था गाइस, उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि पावर फ्रॉम द मोनार्की वॉज सीज्ड, मोनार्की का पावर ले लिया गया और नेशन स्टेट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया गाइस। तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है गाइस वो है कि किस साल में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था, किसके बीच, और इसका क्या रिजल्ट था। तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंग्लैंड को इन्फ्लुएंस हो गया स्कॉटलैंड के ऊपर, इंग्लैंड कंट्रोल कर सकता है स्कॉटलैंड को। तो अब अगला क्वेश्चन आ रहा है गाइस कि आयरलैंड में जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो क्यों हुआ था गाइस। तो पहले तो वो कंट्री दो भागों में बटी हुई थी, एक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। तो इंग्लिश ने हेल्प किया उसे एक कैथोलिक कंट्री बनाने में। उसके बाद कैथोलिक्स ने रिवोल्ट किया ब्रिटिश डोमिनेंस के ऊपर, क्योंकि उन्हें सप्रेस कर दिया गया था। उनको हेल्प किया कि वो कैथोलिक कंट्री है लेकिन ब्रिटिश अपना डोमिनेंस उनके ऊपर चला रहे थे, इसीलिए। तो अब न्यू ब्रिटेन जो बना था गाइज, उनके क्या क्या सिंबल्स थे। तो उनके सिंबल था पहले तो ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम, यहाँ पे नेशनल की स्पेलिंग गलत हो गई है गाइज, आप सही कर सकते हो, नेशनल एंथम और इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है गाइज कि हमें, जो कि एक एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ गाइज, ब्रीफली बताना है। तो पहला तो रोल था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गाइज। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने अपना ट्राई इट्स बेस्ट, अपना बेस्ट ट्राई किया जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग विलियम IV, लेकिन वो फेल हो गया गाइज। उसके बाद प्रशिया ने इनिशिएटिव लिया इसके यूनिफिकेशन का। और थर्ड पॉइंट आता है रोल ऑफ बिस्मार्क, जिसे बिस्मार्क ने, जो कि ग्रेटेस्ट सन्स था प्रशिया का, उसने बहुत ही अहम भूमिका दी जर्मन यूनिफिकेशन में। और उसने 3 वॉर्स लड़े, जो कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से लड़ा, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जर्मन यूनिफिकेशन में। और फाइनल यूनिफिकेशन में ये जो जितने वॉर हुए गाइज, वो एंड हुए जर्मनी के यूनिफिकेशन के साथ। तो अब बात आती है इटालियन यूनिफिकेशन की। जैसे हमने जर्मनी का देखा वैसे इटली का। तो इटली पहले एक फ्रैगमेंटेड स्टेट था, उसे 7 भागों में बांट दिया गया था गाइज। सिर्फ सार्डिनिया पिडमॉन्ट ही गाइज एक प्रिंसली स्टेट था गाइज इटली का। तो अब आगे बढ़ते, आगे है रोल ऑफ गुसिपी माजिनी। गुसिपी माजिनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया इटली के यूनिफिकेशन में। उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई और भी बहुत कुछ किया गाइज। रोल ऑफ कबूर ना ही एक डेमोक्रेट थे ना एक रिवॉल्यूशनरी थे, फिर भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर बन के पिडमॉन्ट के इटालियन यूनिफिकेशन में हेल्प किया। रोल ऑफ गुसिपी माजिनी 2 बार हो गया गाइज। यहाँ एक बार गुसिपी गारिबल्दी होगा गाइज, GARIBALDI, यहाँ पे गुसिपी गारिबल्दी होगा गाइज, GARIBALDI। गुसिपी माजिनी गुसिपी गारिबल्दी का दोनों का बहुत ही रोल था गाइज। और विक्टर इमैनुअल II जो कि पहले यूनिफिकेशन के बाद पहले किंग बने थे गाइज, उनका भी बहुत रोल था इसके यूनिफिकेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है गाइज विजुअलाइजिंग द लेसन, जो कि हमारा 6 टॉपिक है कि व्हाट इज़ एलिगरी। तो एलिगरी एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिससे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलप करने के लिए इसे बनाया गया है। तो आगे क्वेश्चन है कि लिबर्टी और जस्टिस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो जस्टिस के एट्रीब्यूट्स हैं रेड कैप और ब्रोकन चेन। और जस्टिस के एट्रीब्यूट्स है गाइज ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। और लिबर्टी के एट्रीब्यूट्स है रेड कैप एंड ब्रोकन चेन। तो अब बात आती है कि हु वेयर मेरेन, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे दे वेयर पोर्ट्रेट, जो कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गाइज। कि मेरेन एलिगरी है फ्रांस की, जर्मेनिया एलिगरी है जर्मनी की। और ये पोर्ट्रेट होती है एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और यूनिटी के लिए इसे पोर्ट्रे किया जाता है। तो अब बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म में, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है, जिससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि नेशनली टेंशन बल्कान्स में क्यों इमर्ज हुए। तो पहले बल्कान रीजन क्या है गाइज, वो आपको लिख देना है कि इट कम्प्राइजेज रोमेलिया, बुल्गारिया एक्सेट्रा। और वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर थे और एक्सप्लोसिव रीजन थे गाइज।
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, एक स्टेट दूसरे स्टेट से जलता था गाइज, और एक बिग पावर्स इस रीजन को चाहते थे, इसलिए ये एक नेशनलिस्ट टेंशन था, इस रीजन को कहा जाता था। तो अब व्हाट इज़ इम्पेरियलिज्म? तो इम्पेरियलिज्म है कि पावर को एक्सटेंड करना मिलिट्री के यूज़ से। तो हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म जो थी ब्रिटेन की, वो सब बाकी सब कंट्री यूरोप से अलग क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ गाइस, कोई द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन रिवोल्यूशन। जो फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट हुआ है वहाँ गाइस, वो कोई रिवोल्यूशन या अपीवल से तुरंत नहीं हो गया, ये एक लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस था। वेयर एज अदर कंट्रीज़ में गाइस एक रिवोल्यूशन होता है और नेशन स्टेट बन जाता है। डिफरेंट कल्चर, वहाँ पे बहुत सारा कल्चर्स था गाइस, जो कि अदर कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं। और रोल ऑफ पार्लियामेंट था गाइस, इंग्लिश पार्लियामेंट ने एक बहुत अच्छा रोल दिया था। और सब कंट्रीज़ में एक हीरो निकल के आते हैं, जैसे गुसिपी माजिनी, गुसिपी गारिबल्दी, ऐसे निकल के आते हैं जो कि यूनिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे पार्लियामेंट का रोल था गाइस। तो आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं गाइस, जो कि हमने राइट ए नोट ऑन गुसिपी माजिनी कर लिया है गाइस, काउंट डीला कबूर नहीं किया है गाइस, वो हम करेंगे। उसके बाद हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देख लिया गाइस, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और रोल ऑफ वुमेन हम करेंगे। ये वाला फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला हम लोग ने देख लिया है, मरीन वाला देख लिया है, जर्मन यूनिफिकेशन देख लिया है, और नेपोलियन के द्वारा चेंजेस भी देख लिया है। ये वाला हम लोग करेंगे गाइस, 1848 रिवॉल्यूशन, ये तीनों हम लोग, ये दोनों आखिरी का हमने कर लिया है गाइस, ये तीनों और ये तीन क्वेश्चन हम करेंगे गाइस। तो ये हमारे बचे हुए, उसके बाद हमारा पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है राइट ए नोट ऑन कबूर। तो वो तो चीफ मिनिस्टर बने थे पिडमॉन्ट के 1852 में। उनका मेन एम था कि जो वो इटली ऑस्ट्रिया के अंदर था, उन्हें उससे छुटकारा दिलाना। और वो एक नायक रिवोल्यूशनरी थे, नायक डेमोक्रेट थे, जो कि मैंने आपको पहले बताया। उन्हें रियल मेकर ऑफ इटली भी कहा जाता है गाइस। और उन्होंने अलायंस बना के, फ्रांस के साथ अलायंस बना के ऑस्ट्रिया को डिफीट करने में भी वो अग्रसर रहे थे। तो अब एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे नोट लिखना है गाइस, जो कि पहला आता है कि इट वाज द नेम ऑफ द जर्मन नेशनल असेंबली। ये जर्मन नेशनल असेंबली का नाम था, जो कि फॉर्म्ड हुआ था 1848 में, जिसका मोटिव था जर्मनी को यूनाइट करना। और इसमें 831 डिप्यूटीज़ थे गाइस, 831 मेंबर्स थे। थर्ड पॉइंट है गाइस कि द मेंबर्स हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए न्यू जर्मन नेशन, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया फ्रेडरिक विलियम फोर्ड के द्वारा, जो कि उस समय वहाँ के किंग थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वुमेन पार्टिसिपेशन पे हमें एक नोट लिखना है। तो लार्ज नंबर ऑफ वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया था, विद्रोह किया था, जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था उसके खिलाफ मार्च भी निकाला था। फिर जब यूनिवर्सल मेल सफरेज हुआ गाइस, मेल को वोट मिला, उन्होंने सोचा कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाइस। जब वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पहुंचे तो उन्हें सिर्फ विजिटर गैलरी में देखने को ही दिया गया, वोट देने को नहीं दिया गया। तो अब बात आती है कि 1848 को रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स कहते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज़ से इस आंसर को बताइए। तो इसका पहला है कि रिवोल्ट हुआ था, क्योंकि रिवोल्ट हुआ था, इट वाज द रिवोल्ट लेड किया गया था अनएम्प्लॉयड वर्कर्स के द्वारा, पेजेंट्स के द्वारा और एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा। लिबरल्स डिमांड कर रहे थे नेशन स्टेट का, उन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए था। वो चाह रहे थे कि कोई डायनेस्टिक रूलर्स ना रहे, मोनार्की ना रहे, और वो अपने राइट्स को सेफगार्ड करना चाहते थे गाइस। और इकोनॉमिक स्फीयर में अगर कहा जाए तो लिबरलिज्म स्टूड करता है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स और एवोल्यूशन ऑफ स्टेट रेस्ट्रिक्शंस को गाइस। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि 3 एग्जाम्पल्स से बताना है गाइस कि कल्चर ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में यूरोप में। तो पहला तो रोमांटिसिज्म है, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया गाइस। और जोहान गॉटफ्राइड ने कहा था कि जर्मन कल्चर कॉमन पीपल में आना चाहिए। और कल्चर, पोलैंड में कल्चर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को एरोस करने में। और स्लेविक कल्चर, जो कि डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटी स्ट्रगल टू डिफाइन द आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, उन लोगों ने, बहुत सारे स्लेविक कल्चर ने अपना आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस लेने के लिए बहुत सारी लड़ाई की थी गाइस। और अगला क्वेश्चन है, थ्रू ए फोकस ऑन एनी 2 कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ द नेशंस डेवलप्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी। तो इसमें कोई भी 2 कंट्रीज़ के आपको यूनिफिकेशन का प्रोसेस बता देना है गाइस, जो कि मैंने आपको जर्मनी और इटली का बता दिया है, तो आप ये उसमें लिख देना। तो अब हम टाइमलाइन देखेंगे गाइस। तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, 1797 में नेपोलियन ने इन्वेट किया था, इटली को हराया था, 1804 में नेपोलियनिक कोड आया था, 1850 में नेपोलियन का डेथ हुआ था,
ट्रीटी ऑफ वियना आया था। 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था। 1824 में लॉर्ड बायरन की डेथ हुई थी। 1831 में गुसिपी माजी ने यंग इटली बनाया था। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आया था जो कि ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन बताता है गाइस। 1859 में पिडमॉन्ट और फ्रांस ने मिलकर ऑस्ट्रिया को हराया था। 1861 विक्टर इमैनुअल II किंग बने थे इटली के, और 1871 में विलियम I बने थे जर्मन के किंग। So hope you guys like this video. If you like this video, please like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. और आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है गाइज तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू ऑल, बाय बाय।